आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे साहसी बचाव अभियानों में से एक की। ये कहानी एक ऐसी आम उड़ान की है जो पलक झपकते ही एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बन गई। चलिए जानते हैं ये सब कैसे हुआ। तारीख थी 27 जून 1976। एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 तेल अवीव से अपनी मंजिल के लिए उड़ती है, लेकिन कुछ ही घंटों में एथेंस में एक छोटे से स्टॉप के बाद उसे हाईजैक कर लिया जाता है और अगली सुबह तक वो विमान 4000 किलोमीटर दूर युगांडा के एंतेबे में था। यहीं से एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट ने जन्म लिया। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, एक साधारण उड़ान का अपहरण। सोचिए, एथेंस से उड़ान भरने के बस 8 मिनट बाद ही प्लेन के अंदर खलबली मच जाती है। 2 हाईजैकर फर्स्ट क्लास से और 2 इकोनॉमिक क्लास से अचानक उठ खड़े होते हैं। उनके हाथों में पिस्तौल और ग्रेनेड्स थे। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में उन्होंने कॉकपिट पर भी कब्जा कर लिया। अब पूरा विमान उनके कंट्रोल में था। तो सवाल ये उठता है कि ये हाईजैकर थे कौन? असल में ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब गठबंधन था। एक तरफ थे PFLP-EO, जो एक कट्टर फिलिस्तीनी समूह था, और दूसरी तरफ थे जर्मन रेवोल्यूशनरी सेल्स, एक वामपंथी जर्मन गुट। दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग थीं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक था, दुनिया भर की जेलों में बंद अपने साथियों को आज़ाद कराना। प्लेन की नई मंजिल ने तो सबको हैरान ही कर दिया। दूसरा हिस्सा, एंटेबे, युगांडा में बंधक। पता है, ये देश उस वक्त एक बहुत ही क्रूर और अनप्रेडिक्टेबल तानाशाह ईदी अमीन के राज में था, जिसने इस पूरे संकट को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। युगांडा में उतरते ही कहानी ने एक और भयानक मोड़ ले लिया। उन 4 हाईजैकर्स के साथ 3 और PFLP आतंकवादी आ मिले। अब वो कुल 7 हो गए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि युगांडा की सेना ने न सिर्फ उनका स्वागत किया, बल्कि उन्हें पूरी मिलिट्री मदद भी दी। और फिर वो पल आया जिसने पूरी दुनिया को सच में झकझोर कर रख दिया। हाईजैकर्स ने यात्रियों को अलग करना शुरू कर दिया। जिन लोगों के पास इजरायली पासपोर्ट थे या फिर जिनके नाम से पता चल रहा था कि वे यहूदी हैं, उन्हें बाकी लोगों से अलग एक दूसरे हॉल में ले जाया गया। ये एक ऐसा मंजर था जिसने इतिहास के सबसे काले दिनों की याद दिला दी। उनकी मांगें बिल्कुल साफ थीं। 53 आतंकवादियों की रिहाई, $50 लाख की फिरौती और एक डेडलाइन, 1 जुलाई। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो वे बंधकों को एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। इस सब ने इजराइल के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका कोई आसान जवाब नहीं था। 4000 किलोमीटर दूर एक दुश्मन देश में उनके 100 से ज्यादा नागरिक बंधक थे। आखिर उनके पास क्या रास्ता बचा था? तो अब कहानी का फोकस इजराइल की तरफ जाता है, जहां पर्दे के पीछे एक बेचैन कर देने वाली दौड़ शुरू हो चुकी थी। तीसरा हिस्सा, इजराइल की समय के खिलाफ दौड़। इजरायली सरकार उस वक्त बुरी तरह फंस गई थी। एक तरफ तो उनकी अपनी पॉलिसी थी कि वो आतंकवादियों से कभी कोई बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बंधकों के परिवार वालों का जबरदस्त दबाव था कि सरकार कुछ भी करके उन्हें बचाए। और मिलिट्री एक्शन, किसी दूसरे देश के एयरपोर्ट पर हमला करना, ये तो लगभग एक सुसाइड मिशन जैसा लग रहा था। लेकिन फिर हाईजैकर्स ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने गैर इजरायली बंदूकों को रिहा कर दिया। जैसे ही ये लोग पेरिस पहुंचे, इजरायली खुफिया एजेंसी ने उनसे पूछताछ की और उन लोगों ने वो सारी जानकारी दे दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। हाईजैकर्स कितने हैं, उनके पास कौन से हथियार हैं, उनका रूटीन क्या है, और यहां तक कि टर्मिनल का पूरा नक्शा भी। इस नई इंटेलिजेंस के साथ एक ऐसी योजना बनने लगी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। चौथा हिस्सा, साहसी योजना, थंडरबोल्ट। और तभी किस्मत ने भी उनका साथ दिया। खुफिया एजेंसी को पता चला कि एंटेबे का टर्मिनल एक इजरायली कंपनी ने ही बनाया था। बस फिर क्या था, अचानक उनके हाथ में हर ब्लूप्रिंट, हर गलियारे, हर कमरे की डिटेल आ गई। अब वे प्रैक्टिस के लिए उस टर्मिनल का एक हूबहू रेप्लिका बना सकते थे। इस पूरी योजना का सबसे अहम हिस्सा था धोखा, एक मॉडर्न जमाने का ट्रोजन हॉर्स। प्लान ये था कि ईदी अमीन की कार जैसी ही एक काली मर्सिडीज और कुछ गाड़ियों का एक नकली काफिला बनाया जाएगा, ताकि कमांडोज बिना किसी को शक हुए सीधे टर्मिनल के दरवाजे तक पहुंच जाएं। ये पूरा प्लान 5 बिल्कुल सटीक फेज में बटा हुआ था। पहला, 4 C-130 हरक्यूलिस विमानों को दुश्मन के रडार से बचते हुए 4000 किलोमीटर उड़ना था। दूसरा, वहां उतरकर नकली काफिला तैयार करना। तीसरा, टर्मिनल पर धावा बोलना। चौथा, सभी 7 हाईजैकर्स को खत्म करना। और पांचवां, 100 से ज्यादा बंदूकों को सुरक्षित निकालकर वापस विमानों तक लाना। मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो प्लान को हरी झंडी मिल गई।
कमांडो अपने रास्ते पर थे और घड़ी की सुइयां डेडलाइन की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। 5वां हिस्सा, आजादी के 53 मिनट। जैसे ही नकली काफिला टर्मिनल के पास पहुंचा, पूरा प्लान लगभग फेल होने की कगार पर आ गया। दरअसल कमांडोज को यह बात पता ही नहीं थी कि ईदी अमीन ने कुछ ही दिन पहले एक नई सफेद मर्सिडीज खरीद ली थी। तो जैसे ही उनकी काली गाड़ी दिखाई दी, युगांडा के गार्ड्स को शक हो गया और उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। पूरा मिशन खतरे में था। अब सरप्राइज का एलिमेंट तो खत्म हो चुका था। कमांडोज को गोलियां चलानी पड़ी। वे तेजी से टर्मिनल हॉल में घुसे और डरे सहमे बंदूकों पर हिब्रू और अंग्रेजी में चिल्लाए, नीचे रहो, नीचे रहो। आपको जानकर हैरानी होगी कि जमीन पर यह पूरा ऑपरेशन पहले प्लेन के उतरने से लेकर आखिरी प्लेन के उड़ान भरने तक सिर्फ 53 मिनट में खत्म हो गया, 1 घंटे से भी कम। लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मिशन के कमांडर, एक इजरायली कमांडो, शहीद हो गए। गोलीबारी में 4 बंदकों की भी जान चली गई। सभी 7 हाईजैकर्स मारे गए और साथ ही लगभग 45 युगांडा के सैनिक भी मारे गए। रेड तो खत्म हो गई थी, लेकिन इसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाना था। 6ठा और आखिरी हिस्सा, इस रेड की विरासत। इस ऑपरेशन में शहीद होने वाले एकमात्र इजरायली कमांडो यूनिट के कमांडर थे योनाथन नेतन्याहू। मिशन का नाम उनके सम्मान में बदलकर ऑपरेशन योनाथन रख दिया गया। उनकी बहादुरी की कहानी पूरे देश में एक मिसाल बन गई और इसने उनके भाई बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य को बनाने में भी एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन दुखद बातें यहीं खत्म नहीं हुई। एक बंधक, डोरा बलोच, जिन्हें रेड से पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उन्हें बाद में ईदी अमीन के आदेश पर बेरहमी से मार दिया गया। इस बीच कमांडोज ने युगांडा के 11 मिग फाइटर जेट्स को भी तबाह कर दिया था, जिससे उसकी एयरफोर्स लगभग खत्म हो गई। ऑपरेशन थंडरबोल्ट आज भी इतिहास के सबसे दुस्साहसी और सफल बचाव अभियानों में से एक माना जाता है, और ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। एंटेबे की ये रेड हमें क्या सिखाती है? ये क्या बताती है कि एक देश अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है?